हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि अपना एलेक्स जो था उसने डिसाइड कर लिया था कि वो आइस रिवर वेले को अच्छा सबक सिखाएगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पर वो ये भी सोच रहा होता है कि क्यों ना इससे पहले मास्टर तियान को उनकी बॉडी दे दी जाए, जिससे कि वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये प्रोसेस अब इन दोनों ने स्टार्ट भी कर दी थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी मास्टर तियान वो खड़े हुए थे। तभी एलेक्स उनसे ये कह रहा होता है कि मास्टर तियान हो, अभी मैं यहाँ पर आपको ये पिल देने वाला हूँ और आप इस पिल का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द इसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाइएगा, जिसके बाद आपको इस बॉडी के अंदर जाके अपना कंट्रोल हासिल करना होगा। और अगर आप इस प्रोसेस को ढंग से ना कर पाए तो आपको याद रखना होगा कि इससे आपकी सोल भी अफेक्टेड होगी, और ये एक वन चांस ही आपके लिए है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब कुछ रेड पावर जो थी वो यहाँ पर तियान शेन की बॉडी के अंदर आ चुकी होती है, जिससे कि अब उसकी बॉडी धीरे धीरे करके कुछ हरकत में आ गई थी। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है शाओयान कह रहा होता है कि अब आप इसकी बॉडी के अंदर जाकर एंटर करिए और जल्दी से एंटर कर लीजिएगा। जिसके बाद ही हमें देखने के लिए मिलता है कि मास्टर तियान हो तुरंत ही उसकी बॉडी के पास में चले गए थे और वो बस उसकी बॉडी के अंदर एंटर करना ही चाह रहे होते हैं। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो दूसरी साइड पर पहुंच गए थे, जबकि वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाए थे। अब यहाँ पर वो शाओयान से इसके बारे में बात करते हैं। तभी शाओयान कह रहा होता है कि 1 मिनट रुकिए, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर उनकी बॉडी के अंदर की पावर को एक्टिवेट करता है और वो कनेक्ट कर देता है तियानशेन की पावर से। जिसके बाद यहाँ पर दोनों ही बॉडीज एक साथ में खड़ी हुई थी, और अब यही सही समय था जहाँ पर मास्टर तियान की सोल जो थी वो तियानशेन की बॉडी के अंदर चली जाती है। अब ये प्रोसेस धीरे धीरे करके कंप्लीट हो रहा था, जहाँ पे वो जो सोल होती है वो उसकी चेस्ट के थ्रू अंदर की तरफ को जा रही थी, और धीरे धीरे करके सारी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही ये प्रोसेस अब कंप्लीट हो गई थी, तभी शाओयान ये कह रहा होता है कि ये तो कंप्लीट हो गया है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी रहा। लेकिन अब ये प्रोसेस आगे चल के और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला था, और अब शाओयान ये भी कह रहा होता है कि अब बस आपको इसके अंदर रह के इसको बर्दाश्त करना होगा। जिसके साथ ही यहाँ पर वो इस चीज़ के लिए राज़ी हो गए थे। लेकिन तभी शाओयान को कुछ तो हलचल बाहर की तरफ को महसूस हो रही थी, और शाओयान तुरंत ही बाहर की तरफ को देखने लगा था। लेकिन तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं था, बल्कि शिनलिन होती है जो कि थोड़ी घबराई हुई नजर आ रही थी। वो तुरंत ही यहाँ पर शाओयान के पास में आ जाती है और अब शाओयान से ये कह रही थी कि ब्रदर शाओयान, आइस रिवर वैली के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जिसके साथ ही हमें बाहर की साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आइस रिवर वैली के लोगों के आने के बाद आसपास काफ़ी सारे आइस क्रिस्टल्स एंड पार्टिकल्स थोड़े मूव हो रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक क्रैक भी पड़ गया था, और लिटिल फेरी डॉक्टर भी यहाँ पर मौजूद होती है। तो बस अब वो उसी क्रैक को देख रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अब फिलहाल धीरे धीरे करके वही मास्टर एंटर होता है, जो कि पिछली बार भी इन लोगों के पीछे पड़ा हुआ था, और साथ ही एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पाइथन भी इस जगह पर मौजूद था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो मास्टर थे वो तुरंत ही आगे की तरफ को आ जाते हैं, और जैसे ही उनकी आंखों के सामने लिटिल फेरी डॉक्टर आ गई थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे थे लिटिल फेरी डॉक्टर को देख के, और ये कह रहे होते हैं कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, वरना तो तुम्हारी ईविल बॉडी मुझे मिल ही नहीं रही थी। और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हुए ये कह रहे होते हैं कि वैसे यहाँ पर एक और ईविल बॉडी मौजूद है ना। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो पाइथन था वो भी यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ मूव करता है, और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अटैक कर देता है दिमोजी के ऊपर। दिमोजी तुरंत ही आगे की तरफ को आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी ये भी थी कि वो लिटिल फेरी डॉक्टर को प्रोटेक्ट करे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब फाइनली जाके लिटिल फेरी डॉक्टर ये कह रही थी कि आइस रिवर वेले के लोग वैसे भी अपना दिमाग खराब कर रहे हैं मेरे पीछे पड़ के। लेकिन तभी यहाँ पर ये जो सेक्ट के एल्डर थे वो ये कह रहे होते हैं कि अच्छा, तुम्हें ही लग रहा है कि हम लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, हम तो बस जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी ईविल बॉडी को पाने के चक्कर में ही कर रहे हैं, और ये इतना ज़्यादा बड़ा एक्शन भी नहीं था तुम्हारी बॉडी को हासिल करने के लिए। साथ ही वो ये भी कह रहे होते हैं बाकी के एल्डर्स थे कि तुम लोग दूसरी तरफ जाके वैली के एंट्रेंस को पूरे तरीके से गार्ड करो, और यहाँ पर कोई भी अलाउ नहीं होना चाहिए जो कि यहाँ से निकल कर चला जाए। तो यहाँ पर बाकी के जो एल्डर थे वो तुरंत ही इस बड़े एल्डर का ऑर्डर लेके वहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं। और यहाँ पर अब हमें देखने के लिए मिलता है कि जो एल्डर था
वो ये कहने लग जाता है कि वैसे मेरा बैटल लास्ट टाइम भी हुआ था एक ईविल बॉडी के साथ में, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब मैं तुमसे मिल गया हूँ तो अब एक बार फिर से मेरे लिए चांस है। जिसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर को भी देखते हैं जो कि काफ़ी गुस्से से देख रही होती है और कह रही थी कि मुझे पता है कि तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे यही कहूँगी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कुछ कर सकते हो तो फिर ठीक है, तुम अटैक कर सकते हो। जिसके बाद ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो लिटिल फेरी डॉक्टर थी वो तुरंत ही पीछे को हट जाती है, क्योंकि वो ये नोटिस कर लेती है कि जो आइस रिवर वेले के लोग हैं वो उसके ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। लेकिन दी मोजी पीछे नहीं हटता, ऊपर से इस एल्डर की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी, जिसके चलते हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर अब अटैक कर देता है दी मोजी के ऊपर। दी मोजी को फ्रीज कर देता है और इसी के साथ यहाँ पर दी मोजी को काफ़ी ज़्यादा पीछे फेंक के मारता है। अब यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर तो हट गई थी, लेकिन उसने अपनी पावर दिखाने के लिए यहाँ पर तुरंत ही इस एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए अपने ड्रैगन्स को भेज दिया था। और यहाँ पर ये ड्रैगन काफ़ी तेज़ी के साथ में आगे आ रहे थे। वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पॉइजनस ड्रैगन है, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो स्नेक अटैच था इस बंदे की स्टिक के साथ में वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर के दोनों ही पॉइजनस ड्रैगन को वो आइस के अंदर फ्रीज कर देता है। इवन वो यहाँ तक नहीं रुकता, बल्कि उन्हें फ्रीज करने के बाद उन्हें तुरंत ही ख़त्म भी कर डालता है। तभी यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर आगे आती है और अब वो अटैक करने जा रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक करने के बावजूद भी एल्डर के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था, बल्कि हम देखते हैं कि यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर जो थी वो तुरंत ही पीछे को हट जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अटैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और उसको हर्ट कर सकता है। जिसके बाद वो तुरंत ही पीछे को हो जाती है, बट अल्टीमेटली जो एल्डर था वो उसके ऊपर अटैक करने में कामयाब हो गया था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर चाह कर भी खुद को नहीं बचा पाती। अभी फिलहाल यहाँ पर एक शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश कर रही थी, बट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि इसके बावजूद भी एल्डर का स्पिरिचुअल हैंड आके इसके ऊपर काफ़ी ज़ोर से अटैक कर देता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर के मुंह से ब्लड आने लगा था और एक बार फिर से उसका ब्लड जो था वो आइस में फ्रीज हो जाता है। अब वो एल्डर की तरफ को देख के यही कह रही होती है कि ये अटैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तभी यहाँ पर ये जो एल्डर था वो ये कह रहा होता है कि देखो, तुम भले ही नंबर्स में कितने ही ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम एक पीक दाउजोंग के बंदे के साथ में फाइट नहीं कर सकती। और ये कहते साथ ही तुरंत ही अपनी एनर्जी को एक बार फिर से रिलीज कर रहा था और ये भी कह रहा होता है कि वो जो यंग मैन है वो यहाँ पर एक सोल बॉडी के साथ में आया था, है ना। वो यहाँ पर अब एल्डर के बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता और ये भी कह रहा था कि वैसे तो आज मैं यहाँ से किसी को भी जाने नहीं दूंगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि शिनलैंड जो थी वो अभी यहीं पे खड़ी होती है और वो बस इस प्रोसेस के कंप्लीट होने का इंतज़ार कर रही थी। और बस यहाँ पर शाओयान भी अपनी पूरी पावर लगा के बस किसी भी तरीके से एल्डर तियान हो को वापस से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था इस बॉडी के अंदर। हालांकि थोड़ा थोड़ा करके अब वो मूव भी करने लग पड़े थे, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर फिर भी ये लोग इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि बाहर लिटिल फेरी डॉक्टर को अच्छा खासा सबक सिखा रहे थे। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर दी मोजी भी पूरी कोशिश कर रहा होता और वो लगातार ब्लेड्स वगैरह भी फेंक रहा था एल्डर को रोकने के लिए। और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एल्डर जब आगे जा रहे होते हैं तो वो खुद भी आगे की तरफ को आ जाता है, एल्डर के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। बट ऐसा लग रहा था कि एल्डर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है दी मोजी जैसे बंदे के साथ में डील करना, वो तो बस अपने हाथ से थोड़ा सा ही इशारा भर करते हैं और इसमें ही यहाँ पर काम खराब हो गया था। दीमोजी का वो पीछे जाके गिर जाता है और सामने से लिटिल फेरी डॉक्टर उसके दोनों ही पॉइजनस स्नेक एक बार फिर से आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें ये कह देते हैं कि तुम तो बस चींटी भर हो। और ये कहते साथ ही तुरंत ही अपनी एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन को समन करते हैं और इस फॉर्मेशन के थ्रू वो यहाँ पर दीमोजी, लिटिल फेरी डॉक्टर के दोनों ही पॉइजनस स्नेक और लिटिल फेरी डॉक्टर इन सभी को फ्रीज कर देते हैं और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज होती है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर जो थी वो थोड़ी पीछे को चली जाती है और एक पॉइंट पर जाकर वो रुक भी रही थी, लेकिन उसे देखने के लिए मिलता है कि उसके फेर ही फ्रीज कर दिए गए हैं। और अब एल्डर को देखते हैं जो कि काफ़ी सारी आइस की पावर का इस्तेमाल करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक करते हैं और ये अटैक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। डीमोजी बीच में आता भी रोकने के लिए, लेकिन अब वो यहाँ पर अब क्रिस्टल के थ्रू अटैक करते हैं और डीमोजी का भी काफ़ी बुरा हाल कर दिया था। और इवन वो उसे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक से हिट करते हैं कि यहाँ पर
डिमोजी के साथ पूरी की पूरी वॉल ही फ्रीज हो गई थी और अब बारी थी लिटिल फेरी डॉक्टर की। वो लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर भी अटैक करते हैं, बट हमें देखने के लिए मिलता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर वो शील्ड बनाकर खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। हालांकि इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अटैक जाके उसको हिट हो ही जाता और वो काफ़ी दूर तक ऐसे ही ज़मीन पर घिसती हुई पीछे को हो गई थी। बट इस सब के बावजूद भी यहाँ पर ज़मीन के अंदर से काफ़ी सारी आइस निकल के आ रही थी। आइस इतनी ज़्यादा होती है कि खुद लिटिल फेरी डॉक्टर को भी फ्रीज कर देती है और वो अब इस आइस के अंदर कैद होकर ही रह जाती है। जिसके बाद ये एल्डर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और इसके दिल को काफ़ी सुकून भी मिल रहा होता है कि इसने कितना ज़्यादा महान काम किया है। अब वो बस यही सोच रहा था कि अब बस इसकी पॉइजनस बॉडी को किसी भी तरीके से हासिल करना है। जिसके बाद अब वो लिटिल फेरी डॉक्टर की मजाक भी बनाने लग जाता है कि वो अपनी इस पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही। हालांकि इसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर जो थी वो यहाँ पर अब बातें याद कर रही होती है शाओयान की, जो कि ये कह रहा था कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी स्काई पॉइजन ड्रैगन बीस्ट का वो कॉम्बिनेशन मैजिक हासिल कर लूँगा जिससे कि तुम अपनी इस ईविल पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल कर पाओगी। हालांकि प्रेजेंट में जब वो ये सारी बातें याद कर रही थी तो फिर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वो यही कह रही थी कि अनफॉर्चुनेटली शायद मैं उस दिन का इंतज़ार ही नहीं कर सकती। उसकी बॉडी से बाहर ढेर सारा पॉइजन भी आ रहा था और यहाँ पर ये पॉइजन आइस से बाहर निकल रहा होता है। लेकिन इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ये जो एल्डर थे उनको अभी भी तरस नहीं आ रहा था, बल्कि वो ये कह रहे होते हैं कि तुम इस ईविल पॉइजनस बॉडी से शांत बाहर आना चाहती हो लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं है। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर और भी ज़्यादा आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और बेचारी लिटिल फेरी डॉक्टर अब यहाँ पर चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो मजबूर होती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर वो ये भी कह रहे थे कि अगर तुम्हें तुम्हारे इस सारी चीज़ों का इलाज चाहिए तो फिर तुम्हें मेरे साथ अब आइस रिवर वैली तो चलना ही होगा। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सा धमाका हो गया था और इस धमाके को देखने के बाद तो ये सारे के सारे लोग हैरान थे और बाकी सारे जो एल्डर्स थे वो तुरंत ही आके पीछे खड़े हो जाते हैं इस बड़े एल्डर के। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि कोई तो नंगे पैरों चल के आ रहा था और गाइस ये कोई और नहीं अपना मास्टर तियान हुओ ही होता है, जिसकी अपीयरेंस पहले तो तियानशन वाली थी लेकिन अब वो बदल के यहाँ पर चेंज हो जाती है और अब वो यहाँ पर एक काफ़ी अलग पर्सनैलिटी के साथ आ गया था। वैसे तो ये जो नई पर्सनैलिटी है वो भी उनके ऊपर सूट कर रही है क्योंकि पुरानी पर्सनैलिटी तो इससे तो यहाँ पर तियानशन की ही याद आती। अच्छा ही हुआ कि उनकी पर्सनैलिटी यहाँ पर चेंज हो गई, जिसके बाद वो बस अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि चुटकियों के अंदर उन्होंने यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर को आज़ाद कर दिया था। ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी और उनकी सिर्फ इसी पावर को देखने के बाद ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये इतने ज़्यादा डर गए थे कि समझ जाते हैं कि जो पर्सन उनके सामने खड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि मास्टर तियान हुओ जो थे वो भी काफ़ी चिल होके खड़े हुए थे। शाओयान भी अब यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर को संभाल रहा था धीरे धीरे करके। वो कोशिश कर रहा था कि अपने पैरों पर खड़ी हो पाए और हमें देखने के लिए मिलता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तभी शाओयान यहाँ पर ये कह रहा होता है कि अब ऐसा लग रहा है कि हमारे एल्डर जो हैं वो बिल्कुल भी इन्हें हल्के में नहीं लेंगे और हमें देखने के लिए मिलता है कि उनकी बात सुनने के बाद वो अब यहाँ पर ये कहने लग जाते हैं कि अब तुम्हें यहाँ से वापस जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये जो जगह है तुम्हारी हड्डियों को बरी करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी। वापस जाके तुम लोग क्या ही करोगे, वहाँ पर जाके तुम्हारा क्या ही काम। जिसके बाद तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो एल्डर जो कि अब तक अपनी काफ़ी बड़ी बड़ी बातें फेंक के मार रहा था अब वो ये कहने लग जाता है कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई गलती हो गई है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और एल्डर से बस किसी भी तरीके से बच के भागना चाह रहा होता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो ये भी कहता है कि आप हमारे आइस रिवर वेले के मास्टर को तो ज़रूर से ही जानते होंगे। लेकिन तभी यहाँ पर अपने तियान वो कह रहे थे कि नहीं, मैं ऐसे किसी भी मास्टर को नहीं जानता हूँ और ये कहते साथ ही अब काफ़ी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करने लगे थे। और यहाँ पे इनकी पावर को देखने के बाद तो ये बंदा बहुत बहुत ज़्यादा डर जाता है और अब वो ये कहने लगा था अपने लोगों से कि जल्दी करो और जल्दी से श्वांगमिंग फॉर्मेशन को बना लो। और यहाँ पर ये लोग तुरंत ही अब श्वांगमिंग फॉर्मेशन को भी बनाने लग जाते हैं क्योंकि अब इस फॉर्मेशन को बनाने के अलावा कोई दूसरा चारा भी इनके पास नहीं है। ऑल्सो अगर ये इसके अलावा कोई दूसरा काम करते हैं तो फिर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि अब तो मास्टर तियान इनको ना तो यहाँ से जाने ही देंगे और ना ही इन्हें ज़िंदा छोड़ेंगे। तो दोनों ही सूरत में इनकी हालत ख़राब होने वाली है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर
जैसे ही लोग उस फॉर्मेशन को कंप्लीट करते हैं और यहाँ पर ये एल्डर ये सोच रहा था कि अपनी ब्लड लाइन हिडन ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करते हुए मास्टर तियान हुओ को सबक सिखा सकता है। एक पोर्टल भी वहाँ पर अपीयर हो गया था जिसके अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी निकल रही थी और ये एनर्जी रूप ले लेती है उसी स्नेक का जो कि अब तक उनकी स्टिक के साथ में अटैच था। हमें देखने के लिए मिलता है कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूज होता है और यहाँ पर सारे ही लोग बहुत ही ज़्यादा छोटे इसके सामने नज़र आ रहे थे, बट असल में इसका बड़े होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। शाओयान तो इसे देख के ये कह रहा होता है कि कितनी ज़्यादा स्कैरी चीज़ है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एल्डर इतना कॉन्फिडेंट होता है कि एटलीस्ट ये जो पाइथन है ये आगे जाके तियान हो कि अच्छी खासी छुट्टी कर देगा, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि जो स्नेक था वो काफ़ी तेज़ी से आगे तो बढ़ता है अटैक करने के लिए, लेकिन मास्टर तियान जो थे वो ये कह रहे होते हैं कि तुम मेरी कैपेबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, जिसके बाद वो सिर्फ अपनी 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए एक काफ़ी बड़े से क्रैक को क्रिएट कर लेते हैं और ये स्पेस क्रैक जो था इसके अंदर इनकी श्वांगमिंग फॉर्मेशन पूरे तरीके से मिट्टी में मिल रही थी, क्योंकि अब इनकी जो श्वानमिंग फॉर्मेशन थी ये धीरे धीरे करके इसके अंदर जाके समाने लग जाती है। इवन ये पाइथन भी काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था और वहाँ से हटके आगे की तरफ को जाने की कोशिश कर रहा था, बट हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जैसे ही मास्टर तियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी ऑरा को रिलीज करते हैं, वो बस अपने एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए अपनी फिस्ट को बांधते हैं और तुरंत ही एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करने में कामयाब हो गए थे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक होता है जिससे कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट भी यहाँ पर हो गया था, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जो ब्लास्ट था ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और अब हम देखते हैं कि इस ब्लास्ट की वजह से आसपास काफ़ी सारे डिस्ट्रक्शन भी होना स्टार्ट हो जाता है। हालांकि इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि इस ब्लास्ट की वजह से दूर दूर तक काफ़ी सारी एनर्जी भी फैलती है। और इस पॉइंट पे गाइस मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि यहाँ पर अपने तियान हो जो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, कितनी आसानी से इतने ज़्यादा बड़े मॉन्स्टर को सिर्फ कुछ ही पावर का इस्तेमाल करते हुए ख़त्म कर सकते हैं। तो ये सीन देखने में कितना अच्छा लग रहा है और अगर इसकी जगह पे शाओयान होता तो फिर वो कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। गाइस आपका इसके बारे में क्या कहना है वो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये आइस रिवर वेले के जो लोग थे और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते और उन्हें समझ में आ गया था कि अब इस जगह पर रुकने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, यहाँ से निकल के भागने में ही सबसे ज़्यादा बड़ी भलाई इनकी होगी। तो हम देखते हैं कि वो लोग तुरंत ही एक पोर्टल को क्रिएट कर लेते हैं और उसी एरे के थ्रू वहाँ से निकल के भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग वहाँ से भाग के जा रहे होते हैं तो शाओयान को काफ़ी गुस्सा आने लगा था और वो मास्टर तियान से ये कहने लग जाता है कि यहाँ पर काफ़ी ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा अगर ये यहाँ से चले गए, इनको किसी भी हालत में आप जाने नहीं देना। और हम देखते हैं कि मास्टर तियान उसकी बातों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं, जिसके बाद वो तुरंत ही सिर्फ एक ही फिंगर के थ्रू अटैक करते हैं और यहाँ पर काफ़ी सारी पावर रिलीज होती है। वैसे तो एरे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वो लोग बहुत ही तेज़ी के साथ इस जगह से निकलने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनकी हालत जब खराब होती है जब उन्हें देखने के लिए मिलता है कि एरे पूरी की पूरी एरे ही बर्बाद कर दी है मास्टर तियान ने। और अब इसे देखने के बाद तो यहाँ पर इस एल्डर की एक ही आंख बची थी, उसे भी काफ़ी खोल खोल के देख रहा होता है कि अब आगे क्या हो रहा है। इवन उसे ये भी समझ में आ जाता है कि ये जो एल्डर है इसका कंट्रोल है यहाँ पर पावर ऑफ स्पेस के ऊपर भी, जिससे कि अब वो समझ गया था कि अब बहुत ही ज़्यादा बड़ी पर्सनैलिटी से उन्होंने पंगा ले लिया है। क्योंकि अब तक तो वो उसे ये समझ रहा था कि ये सिर्फ दाउजन लेवल का ही होगा, लेकिन अब जब इस तरीके से ये एरे बर्बाद हो रही तो वो समझ रहा था कि ये बंदा कोई दाउजन नहीं है बल्कि उससे भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल का ही बंदा है जो कि इनके सामने खड़ा है, जिसके बाद उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो एल्डर्स ये भी कह रहे थे कि प्लीज़ हमें बचा लीजिए, लेकिन उस एल्डर को तो फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ अपनी ही पड़ी थी, जिसके चलते वहाँ पर वो वहीं उस एरे के अंदर ही तबाह बर्बाद हो जाते हैं। जिसके बाद वो एल्डर बच के भाग गया था। शाओयान तो ये चीज़ देख के बहुत ही हैरान होता है और ये कह रहा था कि वैसे मानना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा क्रूअल था, अपनी जान बचाने के चक्कर में अपने साथियों की जान को खतरे में डाल के चला गया। जिसके बाद मास्टर तियान भी यही कह रहे होते हैं कि हाँ तुमने सही कहा। जिसके साथ मास्टर ये सोच रहे थे कि वो वहाँ से उनके हाथों से बच के निकल गया, लेकिन तभी शाओयान उनसे इसके बारे में परेशान ना होने के लिए कहता है। और यहाँ पर मास्टर तियान भी अब उसकी बात को समझ गए थे और वो ये कह रहे होते हैं कि ठीक है। हालांकि तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ये कहने लगा था तो क्या आप स्पेस एंड टाइम को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
जिसके बाद अब वो ये भी कह रहे होते हैं कि यहाँ पर फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि इससे पहले कि आइस रिवर वैली के लोग हमें ढूँढें, हमें उनसे पहले यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अब लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी को भी हील करना है। जिसके बाद शाओयान ये कह रहा था कि अब हमें एक ऐसी जगह को ढूँढना होगा जहाँ पर सन ब्रेक करता है और यहाँ पर अपनी लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइज़नस बॉडी भी कंट्रोल हो सकती है। जिसके साथ ही यहाँ पर अब हमें देखने के लिए मिलता है कि अब मास्टर तियान भी ये कह रहे थे कि हमें इसके बारे में सोचना होगा। लेकिन तभी शिनलिन यहाँ पर घबराते हुए बोल पड़ती है कि मैं ऐसी एक जगह को जानती हूँ। वो थोड़ा हेजिटेट कर रही होती है बताते में, तभी शाओयान उससे पूछता है कि बताइए आखिर कहाँ पर है वो जगह। जिसके बाद वो कहती है कि ये चैंग, वो मेरी ये फैमिली जो है उसका फॉरबिडन लैंड, वहाँ पर ये जगह है। साथ ही वो ये भी कह रही थी कि ब्रदर, जब लास्ट टाइम आपने कहा था तो मैं इसलिए नहीं बता पाई क्योंकि मुझे आपके स्ट्रेंथ के बारे में अंदाज़ा नहीं था कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हो गया है कि आप अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग हैं। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा डरते हुए ये कह रही थी कि फ़िलहाल तो लास्ट टाइम मैंने अपनी ये फैमिली को भी ऑफेंड कर दिया था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग हो गए तो फिर ये फैमिली के अंदर चलें और मेरी ये फैमिली को भी मना लेंगे। जिसके साथ ये लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ, अब ये लोग ये फैमिली के अंदर जाएंगे। हालांकि इसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि दूसरी तरफ फिलहाल काफ़ी ज़्यादा केओस मचा पड़ा था ये फैमिली के अंदर, क्योंकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये चौंग के सामने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन आ जाता है और वो पर्सन यहाँ पर ये कह रहा था कि ये चौंग, अच्छा ही होगा कि मैं यहाँ पर तुमसे काफ़ी प्यार से बात कर रहा हूँ तो तुम भी मुझसे इतने ही प्यार से बात करो। वो ये कह रहा था कि मेरा ब्लैक फायर सेक्ट जो है वो तुमसे सिर्फ एक चीज़ की डिमांड कर रहा है और अगर तुम इसके लिए कोऑपरेट कर लेते हो तो फिर ठीक है, वरना तो फिर ये बात याद रखना कि हमारा ब्लैक फायर सेक्ट जो है वो तुम्हें बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करेगा और उसके बाद तुम मुझे इसके लिए ब्लेम भी नहीं कर सकते। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो इतना ज़्यादा बुरा बंदा था कि वो ये कह रहा होता है कि अगर तुम मेरी बात मानते हो तो ठीक, और अगर नहीं मानते तो फिर देखो तुम्हारे लिए कॉफिन भी लेके आया हूँ, पूरा इंतजाम कराया मैंने तुम्हारे लिए। ये बात सुनने के बाद तो ये फैमिली के बाकी सारे एल्डर्स को गुस्सा आता है और वो ये कह रहे थे कि यांग हुओ, एंशिएंट बीट जो है वो फॉरबिडन है हमारी ये फैमिली की, और उसके अंदर रूल के हिसाब से कोई भी नहीं एंटर कर सकता जो कि आउटसाइड वर्ल्ड से बिलोंग करता हो। ये सुनने के बाद तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इस बंदे को बहुत ही गुस्सा आ गया था। वो सिर्फ थोड़ा सा ही अपनी एनर्जी को रिलीज करता और उसके थोड़ी एनर्जी रिलीज करने भर से यहाँ पर एक एल्डर दूसरी तरफ दीवार में जाकर फिट हो गया था। अब बाकी सारे एल्डर्स भी आगे आ रहे होते हैं फाइट करने के लिए, लेकिन तभी ये फैमिली के ग्रैंड एल्डर कह रहे होते हैं कि वो 6 स्टार पीक दाओजोंग पे है, उससे फाइट करके कोई फायदा नहीं है और हमारी ये फैमिली कभी भी इसकी ओपोनेंट बन ही नहीं पाएगी क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। जिसके साथ ही अब हमें ये देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये बंदा ये कह रहा होता है कि ये चोंग, मेरी बात मान लो नहीं तो फिर तुम्हारी ये फैमिली में बूढ़े लोग तो मर ही रहे हैं, लेकिन फिर मैं यंग लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। ग्रैंड एल्डर के पास में कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता और वो चुपचाप इसकी बातें सुन रहे थे और ये जो अपोजिशन साइड वाला बंदा था वो भी हंस रहा होता और उसके सारे टीममेट्स भी हंस रहे थे। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये फैमिली कितनी ज़्यादा इंसल्ट हो रही थी। एल्डर को काफ़ी बुरा भी लग रहा होता है, लेकिन वो क्या ही कर सकते थे। ये बंदा लगातार बेइज्जती करे जा रहा होता और यही कह रहा था कि अच्छा होगा कि मेरी बात मान लो। लेकिन इतनी ही देर में पीछे से किसी की आवाज़ आती और वो ये कह रहा था कि ये कोफिन तो तुम्हारे खुद के ही काम में आ जाएगा, तुमने तो वाकई में अपना भविष्य देख लिया है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर इस बंदे को काफ़ी गुस्सा आता है और वो ये कह रहा था कि किसकी हिम्मत हो गई मेरे सामने इतना ज़्यादा फालतू बोलने की, और अगर किसी को इतना ज़्यादा फालतू बोलने का शौक ही है तो फिर मेरे सामने आ जाए, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये कहते साथ ही उस बंदे के आदमी आगे आ रहे थे अटैक करने के लिए, लेकिन तभी मास्टर तियान आगे आ जाते हैं और शाओयान उनसे ये कह रहा होता है कि मास्टर तियान प्लीज़ हमारी हेल्प करिए। ये सुनते भरी मास्टर तियान तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सिर्फ थोड़ी एनर्जी से आसपास के एल्डर्स को अच्छा सबक सिखाते। इवन हमें देखने के लिए मिलता है कि सभी लोग इधर आधर गिर पड़े थे और वो जो एल्डर था वो तो अपने ही लाइव कॉफिन के पास गिर जाता है। ये फैमिली के एल्डर्स भी घबरा रहे थे और अब वो ये सोच रहे होते हैं कि कहीं इन लोगों का नेक्स्ट टारगेट मैं तो नहीं हूँ। जिसके बाद ये सभी बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन शिनलिन भी इन लोगों के साथ में थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि मास्टर टियान जैसे इस बंदे की तरफ को देखते हैं तो फिर ये बंदा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कह रहा था कि प्लीज़ मेरी
मेरी लाइफ को बख्श दीजिए, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है और मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि मास्टर तियान ये कहने लग जाते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हारे ज़िंदा रहने का या फिर तुम्हारे मरने का फ़ैसला मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये फ़ैसला तो मेरे ब्रदर के हाथ में है। जिसके बाद वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हें माफ़ी माँगनी है तो फिर मेरे ब्रदर से माँगो, ना कि मुझसे, और अगर उसने तुम्हें माफ़ कर दिया तो हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ से ज़िंदा जाने दूँ। ये सुनने के बाद वो बंदा तुरंत ही हाथ-पैर जोड़ने लग जाता है शाओयान के सामने। तो शाओयान कह रहा था, जो सामान तुम लेकर आए हो बेटा, इस सामान को इज़्ज़त के साथ उठा के ले जाओ और अपने उसी ब्लैक पार्क सेक्ट के अंदर जाके इसके अंदर ही आराम से सो जाना। ये सुनने के बाद वो बंदा तुरंत ही उस कोफिन को उठा लेता है। अच्छी बात ये थी कि शाओयान ने उसे बख्श दिया था, तो वो इज्जत के साथ कोफिन उठा के वहां से चला जाता है। ये फैमिली के जो एल्डर थे वो समझ जाते हैं कि शाओयान उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया है। वो तुरंत ही ये कह रहे होते हैं कि लिटिल फ्रेंड शाओयान, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमें आपके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता था और ना ही हम ये जानते थे कि आप इतने ज़्यादा पावरफुल हैं। तो पहले हमने जो कुछ भी आपके साथ किया या फिर किसी भी तरीके से आपकी इंसल्ट की हो तो उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा। शिनलिन भी अपने ग्रैंडपा के पास आ जाती है और फिर ये कह रही थी कि ये मेरा दोस्त है और मुझे पता था कि हमारी हेल्प ज़रूर से ही करेगा। जिसके बाद ये लोग एक बार फिर शाओयान से माफ़ी मांग रहे थे अपने उस सारी रूड बिहेवियर के लिए। तो शाओयान कह रहा था कि एल्डर, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं आपके पास में आया हूँ ताकि आप मेरी एक हेल्प कर सके। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एंशिएंट बीच के पास में लेके चलें जो कि फॉरबिडन एरिया के अंदर है। इस चीज़ के लिए एल्डर तुरंत ही हाँ कर देते हैं, लेकिन तभी सेकंड एल्डर उन्हें रोक रहे थे और कह रहे थे कि वो तो हमारा फोरबिडन प्लेस है। लेकिन तभी यहाँ पर एल्डर ये कह रहे होते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, हमारे ऊपर इन्होंने इतनी ज़्यादा काइंडनेस शो की है और हमारी क्लैन का भी इनके साथ में मिलकर भला ही होने वाला है, तो भला कैसे मैं इनसे मना कर सकता हूँ। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो इस चीज़ के लिए एग्री कर गए थे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि शाओयान के साथ में रह के उनका फ़ायदा ही फ़ायदा है। हालांकि इसके बाद दूसरी तरफ आइस रिवर वैली के उसी बंदे को देखते हैं जिसके मुंह से ब्लड आ रहा था और बहुत ही खराब उसकी हालत हो चुकी थी। लेकिन तभी वो ये कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा और बदला लेने के लिए ज़रूर से ही आऊँगा। जिसके बाद वो वहाँ से फ्लाई करते हुए चला गया था। हालांकि इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया।